डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Structures like roots, stem, leaves, flowers, fruits and seeds arise and that too in an orderly sequence। तो जैसे प्लांट के अंदर जो रूट्स हैं, स्टेम हैं, लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट, अलग अलग जो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक ऑर्डरली वे में ही पैदा होती हैं। ट्री कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और गिर्थ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो पेड़ होते हैं वो लगातार अपनी क्या करते रहते हैं, हाइट में इंक्रीज करते रहते हैं, और उनकी जो गिर्थ मोटाई होती है तने की या ब्रांचेज की, वो भी बढ़ती रहती है पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो समय समय के बाद। लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ऑफ सेम ट्री not only have a limited dimension but also appear and fall periodically and sometime repeatedly। तो जो लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, ये एक ही पेड़ के अंदर इनकी केवल जो ग्रोथ है वो लिमिटेड ही शो नहीं करते। इनकी ग्रोथ तो लिमिटेड ही होती है। जो लीव्स वगैरह, ये ऐसा नहीं है कि जो साइज है इनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, फ्लावर वगैरह इनका एक लिमिटेड साइज ही रहता है। और साथ में ये क्या होते हैं, गिरते रहते हैं, जैसे पत्ते भी गिरते हैं, फूल भी गिरते रहते हैं, जो फ्रूट हैं फ्रूट भी गिर जाते हैं, और ये कुछ टाइम के बाद भी गिरते हैं और बार बार भी गिरते रहते हैं। ऑल सेल्स ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ ए जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं, तो मेल ये जो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट एनिमल होते हैं वो जाइगोट से ही प्रोड्यूस होते हैं। वो सिंगल सेल होती है जाइगोट। डेवलपमेंट इज सम ऑफ टू प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जो डेवलपमेंट, जो विकास होता है, वो दो प्रोसेस को मिला के बोला जाता है। ग्रोथ मतलब वृद्धि होना, और डिफरेंशिएशन का मतलब है काम का बंटवारा होना। डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर प्लांट फ्रॉम ए जाइगोट फर्टिलाइज्ड एग फॉलो ए प्रीसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। तो जो डेवलपमेंट होता है एक मैच्योर प्लांट के अंदर, जाइगोट से जब एक पूरा मैच्योर प्लांट बनता है, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं जाइगोट को, तो उसके अंदर एक प्रीसाइज और हाईली ऑर्डर्ड का मतलब है, प्रीसाइज का मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम होएगा, और हाईली ऑर्डर्ड का मतलब है सारे जो क्रमबद्ध तरीके से जो प्लांट के अंदर इवेंट्स होंगे, अलग अलग सक्सेशन इवेंट, जिसके द्वारा एक के बाद एक नई नई जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी, वो बिल्कुल एक ऑर्डर वे में होती है, उसमें गलती कोई गुंजाइश नहीं होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड दैट प्रोड्यूस रूट्स, लीव्स, ब्रांचेज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड इवेंचुअली दे डाई। तो इसी प्रोसेस में जो डेवलपमेंट है पूरी जिंदगी भर तक चलती रहती है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो। और उनके अंदर जो खासकर प्लांट्स में हम पढ़ रहे हैं, तो जो अलग अलग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जो रूट्स, लीव्स, ब्रांचेज, अलग अलग जो स्ट्रक्चर होती हैं प्लांट में, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ही चलती हैं। और जैसे अलग अलग प्रोसेसेस के बाद लास्ट में जो डेवलपमेंट है उसका जो एंड रिजल्ट होता है डेथ। तो प्लांट है चाहे एनिमल है, वो भी एंड में उसकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट स्टेप इज सीड जर्मिनेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले प्लांट को ग्रो करने के लिए जो उसका सबसे पहला स्टेप होता है उसका सीड जर्मिनेशन होता है। जब भी हम सीड को मिट्टी में डालते हैं तो वो क्या करता है, जर्मिनेट करता है। इन अब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन, जो यदि उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले, मतलब उसको टेम्परेचर ठीक ढंग का ना मिले, उसको मॉइस्चर वगैरह है, और जो सोइल के अंदर की कंडीशन है, न्यूट्रिटिव सोइल ना मिले, तो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, और वो एक ऐसे पीरियड में चला जाता है जो उसकी सस्पेंडेड ग्रोथ, सस्पेंडेड ग्रोथ मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, या हम बोल सकते हैं कि जो सीड है वो रेस्ट फेज में चला गया, और उसी को डोरमेंसी बोला जाता है।
उसके बाद ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ क्या चीज होती है। मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस करेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग, जो भी जीवित चीजें होती हैं उनका सबसे फंडामेंटल मूलभूत करेक्टर होता है। और कॉन्स्पिशियस का मतलब हम स्पष्ट बाहर से देख सकते हैं ग्रोथ होती हुई किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर। डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इरिवर्सिबल मतलब एक बार यदि ग्रोथ हो जाती है तो वापस पुराने वाली फेज में नहीं जा सकता, कोई भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो। परमानेंट इंक्रीज का मतलब है एक बार यदि इंक्रीज हो जाता है वो पूरी जिंदगी भर तक स्थिर रहता है किसी भी ऑर्गन के अंदर। ऑर्गन का साइज हो सकता है इंक्रीज हो, और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, हो सकता है किसी भी भाग का या फिर किसी भी जो इंडिविजुअल प्रत्येक सेल है वो भी अपने साइज में इंक्रीज कर सकती है। ग्रोथ इज अकम्पनेड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो ग्रोथ को किनके द्वारा किया जाता है। जो भी अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, जो शरीर में जितनी भी रिएक्शन होती है, चाहे उसमें एनाबॉलिक हो, एनाबॉलिक में चाहे कोई चीज़ सिंथेसिस होनी हो, और कैटाबॉलिक में कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन होनी हो, तो उनसे ही ग्रोथ है जो वो की जाती है। अक्कर एट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, और बड़ी ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होती है ग्रोथ के अंदर। जैसे एग्जाम्पल है एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ए ग्रोथ। जैसे पत्ता है, पत्ता यदि पहले छोटे साइज का था लेकिन अब वो एक्सपेंड हो गया, फैल गया है, उसका एरिया बढ़ गया है, तो वो भी एक ग्रोथ ही है। तो हम एक जीप से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सीड है जब मिट्टी में ग्रो करेगा ये, जैसे देख सकते हैं इसमें रूट्स निकलेंगी, उसके बाद ये सीड है मिट्टी से बाहर आएगा, कोटलीडन्स वगैरह फैलेंगी शुरुआत में, फिर लीफ आएंगे इसके, और लीफ फिर क्या करता रहता है, फोटोसिंथेसिस एक बार इसमें स्टार्ट हो जाती है तो नीचे रूट बढ़ती रहती है, और ऊपर जो पत्ते हैं उनके साइज भी इंक्रीज होता रहता है, स्टेम भी बढ़ता रहता है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो ग्रोथ है एक प्लांट के अंदर वो होती है। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ स्पेशल पढ़ेंगे हम, जो कि इनडेटर्मिनेट होती है। इनडेटर्मिनेट का मतलब वो फिक्स नहीं होती, वो लगातार पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। तो प्लांट ग्रोथ यूनिक ड्यू टू अनलिमिटेड कैपेसिटी ग्रोथ फॉर थ्रू आउट दियर लाइफ। तो जो प्लांट होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में लगातार ज़िंदगी भर ग्रो करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ है वो लिमिटेड नहीं होती। जैसे एनिमल में तो एक लिमिटेड साइज पे पहुंचने के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन प्लांट में जब तक प्लांट जीवित रहता है तब तक वो ग्रोथ करता ही रहता है। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन दियर बॉडी। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा था वो डिवाइडिंग सेल्स लिए होता है, और वो लगातार डिवाइड करते जाएंगे तो ग्रोथ है वो लगातार होती रहती है। मेरिस्टेमेटिक सेल हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, वही बात है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो लगातार डिवाइड कर सकते हैं। एंड सेल्फ परप्यूटिएट, सेल्फ परप्यूटिएट का मतलब खुद की कॉपी तैयार करना, वो खुद की कॉपी है वो तैयार करते रहते हैं। प्रोडक्ट सेल लूजिज कैपेसिटी टू डिवाइड, और जो मेरिस्टेमेटिक सेल से जो नई सेल बनती हैं वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी है वो खो देती हैं, और ऐसी सेल्स हैं वो प्लांट बॉडी को बनाने का काम करती हैं। बात कर रहे हैं ये परमानेंट टिश्यू की, जो अलग अलग टाइप के सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होता है। फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयरिंग न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। ये वो ग्रोथ की फॉर्म होती है जिसमें नई नई सेल हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ऐड की जाती हैं प्लांट के अंदर। टाइप क्या होती हैं प्लांट, इसके प्लांट में ग्रोथ दो टाइप की होती है। प्राइमरी ग्रोथ जिसके अंदर जो रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम की, जो हमने देखा था मेरिस्टेम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट और शूट के एपिकल, बिल्कुल एपिक्स के ऊपर, टिप के ऊपर, जो कि क्या करता है मेनली हाइट है जो वो इंक्रीज करवाता है। इलोंगेशन मतलब वो लंबाई गेन करवाने में मदद करता है प्लांट की। और जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो क्या होता है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। वेस्कुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, 11th क्लास के ही। तो उनके अंदर हमने देखा था ये सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। जो पेड़ की जो मोटाई है, तने की मोटाई है, ब्रांचेज की मोटाई है, या रूट्स वगैरह की मोटाई है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। काज इंक्रीज इन गिर्थ, गिर्थ का मतलब मोटाई होता है। ऑर्गन्स इन डाइकोटिलेडन प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, तो ये केवल डाइकोटिलिडन प्लांट में ही सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। मोनोकोटिलिडन प्लांट में जो ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ है वो नहीं पाई जाती, वो केवल प्राइमरी ग्रोथ ही करते हैं। उसके बाद है, तो हम देख सकते हैं प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में जो पिक से डिफरेंस देख सकते हैं। जो प्राइमरी ग्रोथ है इसके अंदर जो ग्रो इन लेंथ, लेंथ में ग्रोथ होगी, लीव्स वगैरह ग्रो होंगे, और जबकि जो नई नई ब्रांचेज हैं वो बनती हैं इसके अंदर।
रूट्स हैं उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में हम देख सकते हैं मोटाई में ग्रोथ होगी। एक बार पौधा यदि हाइट गेन कर लेता है तो उसकी जो स्टेम है वो मोटा होगा, रूट्स वगैरह है उनकी मोटाई वो गेन करता रहेगा, गिरथ उनकी बढ़ती रहेगी। उसके बाद है ग्रोथ इज मेजरेबल, तो ग्रोथ को हम माप सकते हैं। तो ग्रोथ एट ए सेलुलर लेवल इज कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। तो सेलुलर लेवल पे यदि ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ है वो प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर मटेरियल होता है उसकी अमाउंट बढ़ती है, और उसको हम डायरेक्टली नहीं माप सकते क्योंकि उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी, और माइक्रोस्कोप में हम स्टेडी स्टेट को ही देख सकते हैं, मतलब लिविंग चीज को देखना माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पैरामीटर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को किन किन मापों से माप सकते हैं। इंक्रीज इन फ्रेश वेट, फ्रेश वेट का मतलब है जो नया नया मटेरियल बन रहा है उसको हम चेक कर सकते हैं। ड्राई वेट का मतलब है जब वाटर हम किसी चीज में से हटा देते हैं तो उससे भी पता कर सकते हैं कि जो कंटेंट बच जाता है उसको ड्राई वेट बोला जाता है। लेंथ में इंक्रीज होना, एरिया में इंक्रीज, वॉल्यूम में इंक्रीज या फिर सेल नंबर में जब इंक्रीज हो जाता है तो ये ग्रोथ को बताने वाले पैरामीटर्स होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, सो ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर। जैसे ये मेज है, मक्का है, मक्के के अंदर जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो हर घंटे में 17,500 नई सेल है वो बनाती रहती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो ग्रोथ है वो नंबर ऑफ सेल के द्वारा हम देख सकते हैं। जबकि वाटरमेलन के अंदर जो वाटरमेलन का साइज है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 3.5 लाख टाइम बढ़ जाता है, 3.5 लाख गुना बढ़ जाता है। और इसके अंदर हम ग्रोथ को साइज से माप सकते हैं, जो सेल है सेल का साइज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब पोलन जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब बनती है तो उसको हम उसकी लेंथ के हिसाब से माप सकते हैं। पोलन ट्यूब बढ़ती रहती है, स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई ओवरी के पास जाती है, तो उसमें हम लेंथ से ग्रोथ को माप सकते हैं। ग्रोथ इज इन डोर्सोवेंट्रल लीफ, मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन लीफ की बात कर रहे हैं जिसके अंदर डोर्सल और वेंट्रल अलग अलग सरफेस होती हैं। तो उसको हम पत्ते के साइज को हम कैसे माप सकते हैं, उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। तो ग्रोथ को अलग अलग पैरामीटर्स के द्वारा मापा जाता है। फेजेज ऑफ ग्रोथ देखते हैं तो 3 फेज होते हैं ग्रोथ की। फेज का मतलब अलग अलग स्टेजेस में होती हैं जो ग्रोथ। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक फेज, इसके अंदर क्या होता है, जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मतलब सेल्स हैं वो डिवाइड करती रहती हैं रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में। जैसे मेरिस्टेमेट हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा है वो टर्मिनल पोजीशन पाया जाता है रूट के बिल्कुल आगे वाले पार्ट पे और शूट के बिल्कुल टिप वाले भाग पे, और वो उनकी लेंथ में इंक्रीज करवाता है। रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं वैसे कि उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो अच्छा खासा पाया जाता है, और लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, उनके अंदर एक हम सबस्ट न्यूक्लियस है वो देख सकते हैं। सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, जो सेल वॉल है वो प्राइमरी होती हैं। प्राइमरी का मतलब है वो इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं होती, मजबूत नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल सी होती हैं, थिन होती हैं और सेलुलोजिक होती हैं, मतलब सेलुलोज से बनी होती हैं। विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, और उनके बीच में कनेक्शन पाए जाते हैं। और ये कनेक्शन क्या करते हैं, जो भी साइटोप्लाज्म होता है प्रोटोप्लाज्म उसको एक सेल से दूसरी सेल में मूव करवाने में मदद करते हैं। उन मटेरियल्स को फिर ये सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है फेज ऑफ इलोंगेशन, जब सेल डिवाइड कर जाती हैं तो जो सेल प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मतलब जस्ट नेक्स्ट पास वाली जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक जोन के वहाँ पे पाई जाती हैं ये। और इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, इनका जो वैक्यूल साइज है सेंट्रलाइज्ड जो वैक्यूल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और सेल इनलार्ज मतलब साइज में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जो न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, और इसके अंदर अलग अलग जो परतें हैं सेल वॉल की वो बननी शुरू हो जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती हैं इसमें। जबकि फेज ऑफ मैच्योरेशन में हम क्या देखते हैं, ये एपेक्स से दूर रहता है, मतलब चाहे रूट एपेक्स हो चाहे शूट एपेक्स हो, इससे काफ़ी दूर चला जाता है। और मोर प्रोक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन, तो इलोंगेशन फेज के जस्ट लगता हुआ फेज होता है ये। और इसके अंदर क्या होती हैं, जो सेल हैं वो अपने मैक्सिमल साइज तक पहुंच जाती हैं, उनका जो भी साइज बढ़ना है वो मैक्सिमम लेवल तक बढ़ जाता है। किस केस में, उनकी चाहे वो वाल थिकनिंग हो, सेल वाल थिकनिंग हो, चाहे वो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो, मतलब उनके काम का जो बंटवारा हो। जैसे जिस सेल को फोटोसिंथेसिस करनी है उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ा दिया जाता है, जिसको कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर करनी है तो उसमें प्लाज्मा के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल स्टोर करना है तो वो अलग अलग मटेरियल स्टोर होता रहता है। तो अलग अलग मॉडिफिकेशन में
जो सेल है या टिश्यू है वो जाता है इस फेज के अंदर। उसके बाद हम अलग अलग जो फेज हैं वो देख सकते हैं, जैसे जोन ऑफ डिवीजन होता है। जैसे रूट के अंदर की बात कर रहे हैं, जोन ऑफ डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक जोन है ये मेरिस्टेमेटिक फेज है। जैसे हमने रूट में अलग अलग जो उसके पार्ट देखे थे, जोन ऑफ इलोंगेशन है जिसके अंदर सेल इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाती है, और जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या है, सेल है अपना जो काम है वो डिवाइड कर लेती है, पार्टिकुलर फंक्शन में चली जाती है। ये इसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। और जो ये जो रूट टिप है वो हम माइटोसिस के अंदर भी स्टडी करते हैं, और जब भी हम कोई एलोंगेशन जोन वगैरह चेक करने होते हैं तो हम ओनियन रूट टिप को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। ओनियन को हम पानी में डाल देते हैं लैब के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उसके बाद जो उसकी रूट बढ़ती हैं तो उसका रूट का टिप का, जैसे इसमें हम पिक देख सकते हैं, जो रूट की टिप है उसको ही हम माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग रीजन है वो हम देख सकते हैं। और जबकि यदि हम इलोंगेटेड वे में देखें, डायग्रामेटिक वे में, तो तब इन अलग अलग सेल्स को हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और रूट वाले पोर्शन में भी हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो मैच्योरेशन जोन है वहाँ पे रूट हेयर मिलेंगे, जबकि जो आगे वाले जोन होते हैं उनमें रूट हेयर नहीं मिलते हैं। जो प्रोक्सिमल की बात कर रहे हैं बार बार, जो ये मेरिस्टेमेटिक जोन होता है इसके प्रोक्सिमल में जोन ऑफ इलोंगेशन पाया जाता है, और जोन ऑफ इलोंगेशन के प्रोक्सिमल में जोन ऑफ मैच्योरेशन पाया जाता है। और नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस ग्रोथ रेट्स। ग्रोथ रेट्स कितने टाइप की होती है, मतलब ग्रोथ की दर, स्पीड। ग्रोथ रेट क्या होता है, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली इनको देखेंगे किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो ग्रोथ रेट है मतलब क्या होता है, ग्रोथ का पर यूनिट टाइम में इंक्रीज होना, मतलब कितनी ग्रोथ हो रही है किसी प्लांट की, कितने किसी भी मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, तो उसको हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस बिटवीन ग्रोथ इन टू वेज। तो दो तरीके से हम ग्रोथ रेट चेक करते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दूसरा है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के अंदर क्या होता है, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। इसमें हम टोटल ग्रोथ चेक करते हैं कि एक घंटे में कितनी ग्रोथ हुई है, एक दिन में कितनी ग्रोथ हुई है। रिलेटिव ग्रोथ रेट में हम क्या देखते हैं, पुराने वाली ग्रोथ को चेक करते हैं। ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेस, अलग अलग बेसिस पे हम चेक करते हैं, मतलब किसी न किसी रिलेशन के साथ हम उसको, जैसे एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर, कि पहले सेल नंबर कितने थे, बाद में सेल नंबर कितना है, पहले सरफेस एरिया कितना था, बाद में कितना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ रेट शो एन इंक्रीज दैट में बी अर्थमेटिक और जियोमेट्रिकल। तो ग्रोथ रेट्स को हम दो मेथड से हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिकल। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो ग्रोथ रेट है, जो सरफेस एरिया है वो देख सकते हैं, पहले 5 सेंटीमीटर था, बाद में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, पहले 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था और 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव ग्रोथ है वो अलग अलग देखने को मिल रही है, और यदि रिलेटिव ग्रोथ देखें वो ए प्लांट की ज़्यादा है बी प्लांट से, बी लीफ से। उसके बाद है फर्स्ट है जो अर्थमेटिक ग्रोथ। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ओनली वन डाटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। इसमें क्या होता है, केवल एक ही सेल है वो लगातार ग्रो करती रहती हैं, और जैसे ही वो डाटर सेल्स बनाएंगी तो उनमें से केवल एक डाटर सेल आगे ग्रो करेगी, और जबकि दूसरी है वो मैच्योर होती रहती है, वो अपना फंक्शन है वो डिफरेंशिएट कर लेती है, वो आगे ग्रो करना बंद कर देती है। जैसे एग्जाम्पल है रूट इलोंगेटिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट। जो रूट जब लेंथ इंक्रीज करती है कॉन्स्टेंट रेट पे, तो ये अर्थमेटिक टाइप का ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलता है। और जब हम इसको अपलोड करते हैं, ग्राफ बनाते हैं किसका, लेंथ ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम, तो एक लीनियर कर्व हमको देखने को मिलती है। वो हम पिक में भी देखेंगे किस तरीके से कर्व है वो मिलेगी, लीनियर ग्रोथ मिलती है। और इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, एल टी इक्वल टू एल नोट प्लस में आर टी। तो ये क्या होता है, एल टी होता है लेंथ एट टाइम टी, कि लेंथ कितनी गेन हुई है किसी भी टाइम पे। एल नोट क्या है, जब हमने बिल्कुल एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया है, ऑब्जर्व करना शुरू किया है, उस टाइम पे लेंथ कितनी थी, मतलब जिसको जीरो टाइम बोलेंगे। आर का मतलब क्या है, ग्रोथ रेट, और टी का मतलब क्या है, टाइम है। तो आर क्या है, ग्रोथ रेट पर इलोंगेशन, ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, कि कितनी ग्रोथ हुई है, वो रेट आर का मतलब है यहाँ पे, रेट से हम समझ सकते हैं। और दूसरा है जियोमेट्रिकल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, शुरुआत में ग्रोथ है वो स्लो होती है, जिसको लैग फेज बोला जाता है।
एंड इट इंक्रीजेज रैपिडली देयर आफ्टर, और उसके बाद जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। एक्सपोनेंशियल का मतलब है लोग, और एक्सपोनेंशियल फेज मतलब बहुत स्पीड से जब ग्रोथ होती है उसको हम एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। बोथ प्रोजेनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन सेल डिवीजन एंड रिटेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोजेनी सेल है वो लगातार ग्रो करती रहती है, उसमें ऐसा नहीं रहता कि भाई एक प्रोजेनी सेल है वो ग्रो करेगी या फिर दूसरी रुक जाएगी। इसमें दोनों सेल्स ही माइटोटिक डिवीजन से लगातार ग्रो करती रहती हैं। और माइटोटिक डिवीजन हमने देखा है जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जिसमें 2 सेल बनती हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। और यदि इसको खाने पानी की जो न्यूट्रिएंट वगैरह है उसकी सप्लाई लिमिटेड हो जाती है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, तो जो नया खाना पानी है वो कहीं ना कहीं तो लिमिटेड रहेगा ही, और जिसकी वजह से एक टाइम के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्टेशनरी फेज में चली जाती है। इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, यदि हम वही एक ग्राफ यहाँ पे बनाना चाहें तो यहाँ पे सिग्मोइड एस शेप्ड का ग्रोथ कर्व है वो देखने को मिलेगा। A sigmoid curve is characteristics of living organism growing in natural environment। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यदि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलता है तो इसमें एस शेप्ड ग्रोथ कर्व ही देखने को मिलता है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W1 इक्वल टू डब्ल्यू नोट ई और रेज टू पावर है आर टी। और इसमें W1 क्या है, फाइनल साइज है, या WL बोल सकते हो, जिसमें हो सकता है वेट हो, हाइट हो, नंबर हो, कुछ भी हो सकता है फाइनली। और जो W नोट क्या है वो है इनिशियल साइज, कितना हमने जो स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे इनिशियल साइज क्या था उसका। R का मतलब है ग्रोथ रेट, T का मतलब है टाइम ऑफ ग्रोथ, और E का मतलब क्या है बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम। तो ये बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम के लिए हम ई वर्ड है वो यूज करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो स्टार्टिंग वाला अर्थमेटिक ग्रोथ हमने डिस्कस किया था उसमें क्या रहता है, जैसे 2 सेल बनेगी स्टार्टिंग में, एक सेल लगातार ग्रो करती रहती हैं, और जैसे यहाँ पे एक सेल ग्रो करेगी उसके बाद दूसरी सेल है वो डिफरेंशिएट होगी, मतलब बॉडी सेल का मतलब वो डिफरेंशिएट होगी, वो ग्रो करना रुक जाती है। उसके बाद इसमें से भी क्या होंगी, 2 सेल बनेगी, ये 2 सेल बन जाती हैं, और वो आगे जब ये तो डिवाइड करना रुक ही गई है, तो आगे ये सेल है वो डिफरेंशिएशन में चली जाती है। और उसके बाद ये सेल ऐसी कैसी है, ये सेल ऐसी है डिवाइड नहीं करेगी, और जबकि ये सेल है वो अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी खो देती है, और डिवाइड एक ही सेल करती रहती है, बल्कि दूसरी सेल वो क्या कर हो जाती है, स्टॉप कर देती है। और ये है अपना जो लीनियर ग्रोथ जो हमने देखा था, एल टी इक्वल टू एल नोट प्लस में आर टी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो लीनियर कर्व मिलता है, बिल्कुल स्ट्रेट कर्व मिलेगा जब लेंथ को हम टाइम के साथ प्लॉट करते हैं। और जबकि जो हमारा सेकंड वाला था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसके अंदर क्या है, मदर सेल है, 2 प्रोजेनी सेल बनाएगी, फिर आगे वो डिवाइड करती रहेंगी, तो जल्दी जल्दी जो सेल है वो बहुत फास्टली इसमें डिवाइड करती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक सेल इसमें, क्योंकि आधी सेल डिवाइड करेंगे इसमें, तो आधी भी क्या एक सेल डिवाइड करती है, जबकि इसमें सारी सेल्स जो नई बनेगी वो भी डिवाइड करती रहती हैं, बहुत फास्टली यहाँ पे ग्रोथ मिलती हैं। और हम इनको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे जनरेशन तो वही है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड, जैसे ये फर्स्ट है ये सेकंड है। यदि हम इसको जो 2 सेल थी उसके बाद कितनी बनी है, यहाँ पे 3 सेल है, उसके बाद कितनी है 4 है, उसके बाद कितनी 5 है। लेकिन उन्हीं जनरेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, पहले 2 सेल थी, उसके बाद 2 प्रोजेनी सेल डिवाइड करेंगी, कितनी बनेगी यहाँ पे 4, उसके बाद ये आगे डिवाइड करेंगी, उसके बाद टोटल 8 सेल्स हैं वो बन जाती हैं, और यहाँ पे 5 सेल ही बनी है। तो इस तरीके से नंबर में हम काफ़ी डिफरेंस देख सकते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा इसको, स्टार्टिंग में लैग फेज होता है, उसके बाद एकदम से सेल ग्रोथ करती हैं, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब न्यूट्रिशन वगैरह खत्म हो जाता है तो वो सेल ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्टेशनरी फेज आ जाती है। रिप्रेजेंट करने का तरीका वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें एस बनता है इसलिए इसको सिग्मोइड शेप कर्व बोल देते हैं, इसको लीनियर लाइन बनती है स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको लीनियर ग्रोथ कर्व बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोलते हैं। उसके बाद कंडीशंस फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए ताकि जो ग्रोथ है वो अच्छे ढंग से हो सके। तो नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर ग्रोथ क्या होना चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये भरपूर मात्रा में होने चाहिए। रोल ऑफ वाटर, वाटर का रोल क्या रहता है, जो प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट बाय टेकिंग वाटर। तो जो प्लांट सेल हैं वो अपने साइज में इंक्रीज हो जाती हैं क्या करके, वाटर की एब्जॉर्ब करके, वाटर को एंडोस्मोसिस के द्वारा जब वो गेन करती हैं तो सेल है वो फ्लैक्किड हो जाती हैं।
बल्कि टर्जिड होंगी, और टर्जिड होती हैं तो उनको अपना वॉल्यूम है वो बढ़ाती हैं और सेल एनलार्ज हो जाती हैं, साइज में इंक्रीज हो जाती हैं। टर्जिडिटी ऑफ द सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ। तो जो टर्जिडिटी है, जब वाटर इनके अंदर एंटर कर जाता है, एक ट्रिगर प्रेशर डेवलप होएगा जो कि वाल के ऊपर लगाया जाता है सेल के द्वारा, तो उससे एक्सटेंशन मतलब उनको एक्सटेंड होने में, उनको अपना एरिया फैलाने में मदद मिलती है। फर्दर डेवलपमेंट इज इनिशियली लिंक्ड टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। और उसके बाद सेल डिवाइड करेंगी या नहीं करेंगी, किस फेज में जाएंगी, तो वाटर स्टेटस पे ही डिपेंड करता है, पानी की मात्रा कितनी है प्लांट के अंदर। वाटर आल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ। तो वाटर साथ में जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं, अलग अलग इंजाइम की रिएक्शंस होती हैं, उनको भी क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है वहाँ पे। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी असेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। जैसे ऑक्सीजन हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के अंदर यूज होता है, इसका एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन का काम तो रेस्पिरेशन में ही होता है। न्यूट्रिएंट मैक्रो एंड माइक्रो जो हमने पढ़े हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो माइक्रो और मैक्रो, तो वो प्लांट के द्वारा यूज किए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए, या फिर उनको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज कर सकता है प्लांट। एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट ग्रेविटी आल्सो इफेक्ट सर्टेन फेज एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उसके वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिफाइन होता है। ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी कितना मतलब जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अर्थ कितना खींच रही है प्लांट को, मतलब प्लांट कितना भारी है तो उसकी ग्रोथ है वो कम मिलेगी। प्लांट जितना हल्का होएगा, ग्रेविटी कम काम करेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी। इन एडिशन ऑप्टिमम टेम्परेचर, इनके अलावा जो टेम्परेचर की ऑप्टिमम कंडीशन, मतलब टेम्परेचर की एक रेंज जिसमें जो ग्रोथ है वो बेस्ट सूटेड हो सकती है, वो भी जरूरी होता है। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल। तो इसको ऑप्टिमम रेंज से, जैसे कोई प्लांट है यदि वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में अच्छा काम कर सकता है, अच्छी ग्रोथ कर सकता है, और यदि इस रेंज से उसको कम कर दिया जाए, 15 डिग्री सेल्सियस किया जाए, या फिर 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो उसकी सर्वाइवल के लिए वो डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक हो सकता है। उसके बाद हम कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन, ये वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी चीज मैच्योर हो जाती है। बाय विच सेल डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल एंड सूट एपिकल मेरिस्टम, जो मेरिस्टमेटिक सेल होती हैं अलग अलग रीजन में, और जो कैम्बियम डिफरेंशिएटेड, जो कैम्बियम की सेल हो जाती हैं वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं अपने अपने काम में, जो भी इनको काम करना होता है स्पेसिफिक फंक्शन वो करना स्टार्ट कर देती हैं, वो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो खो देती हैं। सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन दियर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। जो सेल्स हैं उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, उनकी सेल वॉल भी थोड़ी ठीक हो जाती है, उनका प्रोटोप्लाज्म है वो भी अलग अलग फेज से गुजरता है। जैसे एग्जांपल वाइज हम देखें, टू फॉर्म ट्रैकरी एलिमेंट, जो ट्रैकरी एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं, जाइलम के अंदर। जो सेल है अपना जो प्रोटोप्लाज्म उसको खो देती है और अंदर से खाली हो जाती है। जो जाइलम है, जाइलम के हमने देखे हैं ट्रैकिड्स और वेसल हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अंदर से खोखले हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। दे आल्सो डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोज सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेल वॉल है वो भी लिग्नोसेलुलोज मतलब लिग्निन और सेलुलोज की बन जाती है, इलास्टिक बन जाती है और बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस, जो ये ट्रैक जिसकी बात कर रहे हैं, ताकि जो पानी है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाया जा सके, इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। एक्सट्रीम टेंशन का मतलब है यदि वाटर की कमी भी है प्लांट के अंदर, उस कंडीशन में भी अच्छे ढंग से काम करती हैं। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कई बार कुछ लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जो अपने काम को करना स्टार्ट कर देती हैं, तो वो क्या कर देती हैं, अपनी नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी, वो सेल जो अपनी अब कैपेसिटी खो चुकी हैं डिवाइड करने की, वो रीगेन मतलब दोबारा अपनी कैपेसिटी डिवीजन करने की वो दोबारा प्राप्त कर लेती हैं कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर ही। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, जो ये बनते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, ये फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल से ही बनते हैं। जो हम सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं प्लांट में, वो फुली डिफरेंशिएटेड सेल से ही बनती है। डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन बिकॉज सेल्स एंड टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। तो डिफरेंशिएशन प्लांट में ओपन टाइप की होती है क्योंकि कुछ सेल्स हैं
वो एक ही मेरिस्टेम टिश्यू से आए हुए होते हैं और उनके अंदर वो डिवाइड करने की कैपेसिटी कहीं ना कहीं रह जाती है। फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल टिश्यू इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल। तो सेल कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बेस पे भी जो फाइनल स्ट्रक्चर है मैच्योरिटी के बाद वो बड़ी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल सेल पोजिशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स व्हिल दोज पुश्ड टू पेरिफेरी मैच्योर एज एपिडर्मिस। तो जैसे सेल हमने देखा है कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरीके से वो फाइनल स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे कि जो सेल हैं जो रूट एपिकल मेरिस्टेम से दूर होती हैं तो वो क्या बनाती हैं, रूट कैप सेल बना लेती हैं। जो रूट कैप सेल क्या करती हैं, जो रूट को जब वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा होता है तो उसको छीलने से बचाती हैं, मतलब एपिडर्मिस को छीलने से बचाती हैं। जबकि दोज पुश्ड टू पेरिफेरी जो बाहर की तरफ धकेल दी जाती हैं तो एपिडर्मिस बनाती हैं, आउटर कवरिंग बनाती है जो प्रोटेक्ट करती हैं। रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, मेरिस्टेम्स या टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट वंस अगेन लूज कैपेसिटी। तो जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग से हम देखें मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, जब वो डिवाइड करना अपनी कैपेसिटी खो देती है तो वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। जब डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा से डिवाइडिंग कैपेसिटी को गेन कर लेता है वो डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। और जब ये डी डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा से फिर अपनी कैपेसिटी है उसको लूज कर देता है डिवाइड करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, री डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे मेरिस्टेम्स टिश्यू हैं ये क्या कर देते हैं, मतलब आर एबल टू डिवाइड, डिवाइड करने की इनके पास कैपेसिटी है, प्रोड्यूस सेल्स, और जो सेल्स वगैरह बनाएंगे ये, और उसके बाद दोबारा क्या कर देते हैं ये अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की उसको खो देते हैं। बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और क्यों खो देते हैं, ताकि वो स्पेशल काम के लिए मैच्योर हो सकें। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को रीडिफरेंशिएशन बोला जाता है। डेवलपमेंट से ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट। प्लांट के जीवन में जो ये तीन टर्म हमने लिखी हैं, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, ये बड़ी ही क्लोजली रिलेटेड लगती हैं। ऐसा लगता है कि इनका सबका एक ही मतलब होगा। लेकिन जो डेवलपमेंट है इसके अंदर वो सारे चेंजेस आ जाते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ साइकिल के टाइम पे जिन चेंजेस के थ्रू वो गुजरता है। फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनिसेंस, जैसे प्लांट में हम बात करें कि वो जब भी एक सीड को हम जर्मिनेट करते हैं और वो पूरी प्लांट बॉडी बनाता है, अलग अलग लाइफ स्टेजेस से गुजरता है, तो वो सारे डेवलपमेंट में आ जाते हैं। सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। और ये हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट के कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का मिला जुला रूप है। ग्रोथ का मतलब है जैसे सेल वगैरह जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं, ग्रोथ करती हैं, साइज में ग्रोथ उनकी वृद्धि होती है तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन का मतलब है जब वो अपना काम वगैरह है स्पेशलाइज्ड हो जाता है, उनका काम वो स्पेशल करना स्टार्ट कर देती है, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और ये दोनों प्रोसेस है किसके कंट्रोल में होती हैं, इंट्रिंसिक का मतलब प्लांट के अंदर के फैक्टर कंट्रोल करते हैं, जैसे हम फाइटो हार्मोन देखेंगे। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर वगैरह है, वाटर है, लाइट है, ग्रेविटी है, तो ये बाहर के जो फैक्टर होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा की जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि बताया है इंट्रासेलुलर, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए आरएनए क्या इन्फॉर्मेशन लिए हुए हैं। इंटरसेलुलर फैक्टर का मतलब है दो सेल्स के बीच में, जैसे कि जो केमिकल्स होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन, वो इंट्रिंसिक फैक्टर में आ जाते हैं। एक्सट्रिंसिक में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन ये आ जाते हैं। उसके बाद है प्लास्टिसिटी। तो ये क्या चीज़ होती है, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। प्लांट अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे एग्जांपल है हेट्रोफिली का मतलब है अलग अलग प्रकार के पत्ते पाए जाना, किसमें, कॉटन में। कोरिएंडर धनिया में। लार्क्स पर ऐसे ही एक ऐसा प्लांट होता है जहाँ पे जो लीव्स ऑफ जैविनाइल प्लांट, मतलब जो एक जैविनाइल फेज क्या होती है जिसमें रिप्रोडक्टिवली प्लांट मैच्योर हो रहा होता है, वो कंप्लीट मैच्योर नहीं होता, तो उस केस में जो पत्ते हैं उनका डिफरेंट शेप मिलता है किससे, मैच्योर प्लांट से। मैच्योर प्लांट मतलब जो रिप्रोडक्शन के वो कैपेबल हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार के पत्ते पाए जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे भी। डिफरेंट इन शेप ऑफ लीफ प्रोड्यूस्ड इन एयर, एयर में अलग प्रकार के पत्ते बनेंगे और वाटर के अंदर अलग प्रकार के पत्ते मिलेंगे। किसके अंदर, बटर कप एक प्लांट होता है, आल्सो रिप्रेजेंट हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरनमेंट, मतलब उसको किस टाइप का एनवायरनमेंट मिल रहा है,
यदि वो एयर में है अलग प्रकार के पत्ते हैं, और वाटर में है तो उसमें अलग प्रकार के पत्ते हैं वो बनाता है। जैसे कि हम पिक से देखेंगे, जैसे हेट्रोफिली इन लार्क्स पर, और अलग अलग हम टोटल 5 हार्मोन है वो पढ़ेंगे, जो ऑक्जिन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन है। तो ये पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें से 3 प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर में आते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, और बल्कि जो दूसरे हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। जो मेन टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले, मतलब कम ज्यादा करने वाले हम अभी सब्सटेंस पढ़ेंगे। तो सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, तो ये वैसे सिंपल सब्सटेंस होते हैं, हालांकि इनकी केमिकल कंपोजिशन अलग अलग पाई जा सकती है। जैसे इंडोल कंपाउंड होती हैं, केमिकल कंपाउंड है ये, जिसको जिसका जो सही नाम है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA होता है। एडिनिन डेरिवेटिव होते हैं N6 फुरफुरो फरफुरल अमाइनो प्यूरिन्स काइनेटीन, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड एब्सिसिक एसिड ABA जिसको बोलते हैं, और टर्पिन्स जिबरलिक एसिड GA3, और गैसेज इथाइलिन G3 मतलब इथाइलिन C4H2। तो इथीन का फार्मूला होता है जो। तो ये केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं। पहले वाला ऑक्जिन का साइंटिफिक नेम है या फिर केमिकल नेम बोल सकते हैं, दूसरे वाला साइटोकाइनिन का साइंटिफिक नेम है, तीसरे वाला एब्सिसिक एसिड है ही है, चौथे वाले को जिबरलिक एसिड बोलते हैं, और पांचवें वाले को इथाइलिन। तो ये 5 हार्मोन है जो कि हम 9th क्लास में भी डिस्कस करते हैं। मतलब 9th में कुछ अर्लियर क्लासेज में आ जाता है 5 प्रकार के जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, खासकर 10th क्लास में आता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर। तो ये 5 हार्मोन ही मेन रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ के अंदर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आल्सो कॉल्ड प्लांट हार्मोन, तो इन्हीं को हम प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं, प्लांट में जो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, या फिर फाइटो हार्मोन। फाइटो मतलब प्लांट, हार्मोन मतलब जो केमिकल मैसेंजर होते हैं। लिटरेचर का मतलब साहित्य में हम अलग अलग नाम लिख सकते हैं इनके। ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया पांचों को। प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, तो इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे इन्वॉल्वड इन ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी सच एज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो सेल डिवीजन को बढ़ाना हो, सेल नंबर इंक्रीज करना हो, सेल का साइज इंक्रीज करना हो, पैटर्न बनाना हो, कोई भी पैटर्न फॉर्मेशन उसके अंदर देखने को मिल सकता है। ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब है जो उसके ट्रॉपिकल रीजन, अलग अलग जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती हैं, जैसे कि जियोट्रोपिक, फोटो हाइड्रोट्रोपिक मतलब किसी की तरफ मूवमेंट, वाटर की तरफ मूवमेंट हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट होती है, ग्रेविटी की तरफ मतलब जियोट्रोपिक मूवमेंट होती हैं, जैसे रूट शो करती हैं। फ्लावरिंग का मतलब फूल वगैरह बनाने हैं, फ्रूट बनाने हैं, सीड फॉर्मेशन करनी है। तो ये सारे प्लांट प्रोमोट, जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर का काम होता है, जैसे ऑक्जिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये 3 प्लांट हार्मोन प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर का काम करते हैं। जबकि कुछ होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी, ये ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। जैसे डोरमेंसी है जिसमें सीड अपनी स्टंड ग्रोथ में चला जाता है, सस्पेंडेड ग्रोथ में वो ग्रोथ करना बंद कर देता है। एब्सिशन का मतलब होता है जैसे पत्ते गिरते हैं, तो गिरना किसी भी चीज का, तो उसको एब्सिशन बोलते हैं। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वाउंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। तो ज़्यादातर ऐसे वाउंड मतलब जब पौधा घायल हो जाता है, इंजरी वगैरह हो जाती है, कुछ उसको तनाव होता है, तो इमरजेंसी के टाइम पे सिक्रेट होते हैं, जिसमें प्लांट को अपनी ग्रोथ रोक के थोड़ी टाइम के लिए अपने आप को बचाना होता है। तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये 2 हार्मोन ऐसे आ जाते हैं जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का काम करते हैं। उसके बाद है जो कैटेगराइज हमने किया है फाइटो हार्मोन्स को, 2 हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर ऑक्जिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन आ जाते हैं। तो डिस्कवरी देखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की कैसे और किस टाइम में हुई हैं। डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैव बीन एक्सीडेंटल। जितने भी हमने ये जो डिस्कवरी जो हुई है इनकी पांचों की, वो एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल का मतलब है वैसे अचानक हुई हैं, हमने उनके ऊपर स्पेशल काम नहीं किया था, डिस्कवरी किसी और चीज़ की कर रहे थे और बाई चांस इनकी डिस्कवरी है वो हुई है। कैसे, जैसे सबसे पहले ऑक्जिन को देखेंगे। ऑक्जिन को खोजा था चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व्ड कोलियोप्टाइल ऑफ कैरेनरी ग्रास, ये ग्रास होता है एक। तो ये दो साइंटिस्ट जब काम कर रहे थे, चार्ल्स डार्विन जो इवोल्यूशन
के अंदर हम डिस्कस करते हैं इसको, जो इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी। जब ये दोनों मतलब किसका बेटा और ये जब काम कर रहे थे कोरोनरी ग्रास के ऊपर, उनका कोलियोप्टाइल और कोलोराइजा दो रीजन होते हैं। कोलियोप्टाइल वो रीजन होता है जो कि एम्ब्रियो का जो एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसका जहाँ पे कोटलेडन अटैच होती हैं उसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो जब कोलियोप्टाइल ऑफ ग्रास कोरोनरी ग्रास रिस्पॉन्ड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं इसको। जब ग्रास को एक साइड से हम लाइट देते हैं और वो जो प्लांट है उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाता है जिस साइड में लाइट आ रही है, उसी को फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट। आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, काफी सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने क्या कंक्लूड निकाला, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वाज साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट काज्ड बेंडिंग ऑफ एंटायर कोलियोप्टाइल। तो जो कोलियोप्टाइल की बेंडिंग हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, एक जो सब्सटेंस है कोलियोप्टाइल के टिप पे, वहाँ पे ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, ट्रांसमिटेबल का मतलब है वहाँ पे कुछ ना कुछ सब्सटेंस है वो ट्रांसमिट किया जा रहा था, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, और किसकी वजह से, और इसी सब्सटेंस को फिर क्या किया गया, आइसोलेट किया गया, इसके द्वारा FW वेंट फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। जो ओट के प्लांट होते हैं उनकी सीडलिंग से, सीडलिंग मतलब छोटे प्लांट से, इस ऑक्सीजन को सबसे पहले आइसोलेट किया था, बाहर निकाल के इसकी स्ट्रक्चर है वो बताई थी FW वेंट नाम के साइंटिस्ट ने। तो एक्सपेरिमेंट है जो चार्ल्स डार्विन और उनके सन ने किया था। पिक भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, किस तरीके से जो कोलियोप्टाइल है वो बेंड करता है और किस चीज़ की वजह से वो बेंड करता है, ऑक्सीजन के एक्यूमुलेशन की वजह से बेंड करता है। जिस साइड से लाइट दी जा रही है उसके अपोजिट साइड में जो ऑक्सीजन है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। जिबरलिन, जिबरलिन बैकने फुली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। तो एक बैकने डिजीज होती है, फुली सीडलिंग बोलते हैं इसको, ये राइस प्लांट्स में पाई जाती हैं। और ये किसके द्वारा कोज होता है, एक फंगल पैथोजन होता है, फंगस है जो डिजीज कोज करता है, जिबरला हुंजिकोराई। और ई कोरोसोआ सावा 1926 के अंदर ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस। जब फंगस के साथ हमने कुछ राइस सीडलिंग को इनके साथ मतलब ट्रीट कराया, ट्रीट का मतलब उनके साथ रखा, तो उन सीडलिंग के अंदर वो बीमारी देखने को मिली। तो इससे ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि जो फंगस है वो कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस सीक्रेट कर रहे हैं जो कि यह डिजीज कोज कर रहा है राइस सीडलिंग के अंदर। और इस सब्सटेंस को नाम दिया गया फिर जिबरलिन, क्योंकि ये जिबरला फुजिकोराई से निकलता है। और इसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया था, ई कुरासावा नाम के साइंटिस्ट ने 1926 के अंदर। उसके बाद है साइटोकाइनिन या साइटोकाइनेसिस या साइटोकाइनिन सब्सटेंस होता है ये। तो एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर, ये साइंटिस्ट और इसके साथ काम करने वाले ने ऑब्जर्व किया फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम कैलस proliferated only if in addition to oxygen nutrients when medium was supplemented with one of the following। मतलब उन्होंने क्या चीज देखी कि इंटरनोडल सेगमेंट का मतलब है दो नोड के बीच वाला जो भाग होता है टोबैको प्लांट का, वो उसी टाइम ग्रो करेगा जब ऑक्सीजन के साथ साथ, जैसे ऑक्सीजन तो ग्रोथ करवाता ही है, एक प्लांट प्रमोटर ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा ही, लेकिन साथ में हमने उसको क्या देना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, मतलब वेस्कुलर टिश्यू से निकला हुआ कुछ ना कुछ भाग है, जाइलम फिलोएम से कुछ ना कुछ जो सैप निकलता है वो दिया जाएगा। ईस्ट एक्सट्रैक्ट का मतलब है खमीर का, जो खमीर जब किसी भी चीज़ को फर्मेंटेशन करता है उसका भाग, या फिर कोकोनट मिल्क और DNA। कोकोनट मिल्क क्या होता है, जो वाटर होता है कोकोनट का, तो वो दिया जाएगा, या फिर DNA यदि हम देते हैं तो तभी वो क्या कर पाएगा, अपनी जो इंटरनोडल सेक्शन है उसको बढ़ा पाएगा। मिलर एट आल 1955 के अंदर इन्होंने क्या बताया, लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड द प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म्ड काइंटिन। तो उन्होंने क्या किया, मिलर एट आल का मतलब है मिलर के साथ वाले लोगों ने, मतलब मिलर ने भी और साथ में इसके साथ कुछ वर्कर थे, उन्होंने मिलके इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया, उसको क्रिस्टलाइज किया मतलब आइसोलेट किया, और उस सब्सटेंस को एक्टिवली देखा कि जो टोबैको प्लांट की इंटरनोडल सेक्शन को बढ़ा रहा था, मतलब ये भी साइटोकाइनिन करवाता है, जैसे साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सेल डिवीजन करवाता है। तो इसको उन्होंने पहले नाम दिया था काइंटिन,
काइटिन और बाद में इसको साइटोकाइनिन नाम दिया गया। उसके बाद एब्सिसिक एसिड ABA ड्यूरिंग मिड 1960 1960 का जो दशक था उसके बीच में, खासकर जो 1955 की बात कर रहे हैं, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्टेड प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर। तो 3 रिसर्च हुई 1955 के आसपास। तो उनमें क्या पता लगाया गया कि कुछ सब्सटेंस हैं जो कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटर बी, एब्सिसिन सेकंड और डोरमिन, और ये तीनों सब्सटेंस एक ही पाए गए जब इनकी रिसर्च करी गई, तो ये एब्सिसिक एसिड ही कहलाए। तो जो डिस्कवरीज हैं वो हम अलग अलग टाइम पे जो हुई हैं वो देख सकते हैं। और जो लास्ट में है इथाइलिन, इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो गैसियस फॉर्म में रहता है। कई बार ऑप्शन टाइप में पूछ लेते हैं कि अकेला एकमात्र ऐसा कौन सा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाए, वो इथाइलिन होता है। तो एच कौसिन 1910 मतलब 1910 में कन्फर्म्ड रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस, पके हुए ऑरेंज से कुछ एक सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि जो अनराइप्ड बनाना है, जो मैंग उनके पास में हमने केले रख रखे हैं तो उनको पका देता है। तो यदि हम ऑरेंज को बनाना के पास छोड़ देते हैं, पके हुए ऑरेंज को जो अनराइप्ड बनाना के पास रख देते हैं, तो वो बनानाज भी पक जाते हैं। वो किसकी वजह से, एक गैस रिलीज होती है इथीन गैस, वो जब ऑरेंज से निकल के बनाना के पास पहुंचती है तो उसको वो ग्रोथ एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करती है, सेनेसेंस बढ़ा देती है। वो जो डिस्कवरी देखी है अलग अलग हार्मोन्स की, तो उनको हम अभी पिक से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हैं जो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिजन है, जो कि डार्विन ने 1880 के अंदर की थी। उसमें क्या देखा था, जो कोलियोप्टाइल रीजन है, जब इसको एक साइड से लाइट दी जाती है तो उसी साइड में वो बैंड हो जाता है, और यदि इस टिप वाले रीजन को हम हटा देते हैं फिर भी इसको लाइट देंगे तो अब ये कोई भी बैंडिंग शो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि टिप रीजन में कोई ना कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये बैंडिंग शो करता है, और बाद में इस सब्सटेंस को पता लगाया गया ये ऑक्सिजन मिला है। उसके बाद जो फुल सीडलिंग की बात कर रहे थे, वो ये फुल सीडलिंग होती हैं जो कि पूरे तरीके से ग्रो नहीं कर पाती हैं, और इनके अंदर किस चीज़ की वजह से, ये जो डिजीज है फंगस इन्फेक्शन की वजह से, जिबरलिन की वजह से होता है वो। उसके बाद है जो क्रिस्टलाइज किया गया है सब्सटेंस, जिसकी बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन की। तो ये साइटोकाइनिन की क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है, वो दिखा रखी है ABCD के अंदर। ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ही है, जस्ट जो एक आइडिया दे रखा है कि किस तरीके से ये एक सॉलिड सब्सटेंस के रूप में पाई जाती हैं। उसके बाद वाली पिक है स्ट्रेसफुल कंडीशन की। अलग अलग टाइम पे जब प्लांट को स्ट्रेसफुल कंडीशन फेस करनी पड़ जाती है, हो सकता है उसको जो डिजीज पैथोजेंस हैं वो उसके आसपास में हो, वाटर का लॉस हो जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज रहे हर टाइम उसके, या फिर जो पेस्ट वगैरह आ जाते हैं उसके पास, टेम्परेचर ज़्यादा हो, ज़्यादा रेनफॉल हो। तो अलग अलग जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तनाव वाली जब कंडीशन हो जाती है, तो उस केस में एब्सिसिक एसिड है वो रिलीज किया जाता है। और लास्ट में हम देख सकते हैं जब पके हुए ऑरेंज को जो अनराइप्ड बनाना के पास छोड़ दिया जाता है, तो थोड़े टाइम के बाद वो भी पकने स्टार्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से, इथाइलिन की वजह से। तो जो अलग अलग डिस्कवरीज हैं उनका हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद है हम अलग अलग जो फिजियोलॉजिकल रोल है वो देखते हैं। ऑक्सिजन क्या सब्सटेंस होता है और क्या कहाँ पे फंक्शन करता है। तो ऑक्सिजन का एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ग्रो करना, और इसको सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था, ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है। टर्म ऑक्सिजन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IAA के लिए हम जो जर्नल वर्ड है वो ऑक्सिजन वर्ड यूज करते हैं, और IAA मतलब जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या है, ये एक इसका जो केमिकल नेम है। एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड विद ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो ये इसकी कुछ नेचुरल फॉर्म भी पाई जाती हैं और कुछ सिंथेटिक फॉर्म भी पाई जाती हैं, और जिनका काम क्या होता है, ग्रोथ रेगुलेटिंग एक्टिविटी का काम करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर का काम करते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। तो किस जगह पे पाया जाता है, रूट हो चाहे शूट हो, उसके मेरिस्टेमेटिक रीजन में, उसकी ग्रोइंग फेज में पाया जाता है। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ दियर एक्शन। तो जहाँ से वो क्या करते हैं, अलग अलग रीजन में चले जाते हैं जहाँ पे उनको काम करना होता है। ऑक्सिजन लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, अलग अलग फॉर्म होती हैं ऑक्सिजन की, उनको हमने प्लांट से आइसोलेट किया है। सिंथेटिक ऑक्सिजन जैसे NaA है, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, और 2,4-D 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये अलग अलग फॉर्म है सिंथेटिक ऑक्सिजन की, और जो ऊपर वाली दो फॉर्म देखी हैं वो क्या है, नेचुरल ऑक्सिजन है जिनको हमने प्लांट से आइसोलेट किया है।
फंक्शन क्या होते हैं ऑक्जिन्स के, तो जो ऑक्जिन है वो एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, तो इसको हम खेती बाड़ी में भी और फलों की जो खेती होती है उनके अंदर काफ़ी यूज करते हैं। क्या काम करता है ये, स्टेम कटिंग से जो प्लांट उगाए जाते हैं जैसे रोज है, शुगर केन है, उनके अंदर रूटिंग पैदा करता है, जड़ें निकालता है। एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपेगेशन, तो प्लांट प्रोपेगेशन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जब हम स्टेम कटिंग से नए नए प्लांट उगाते हैं तो उसमें रूट एमर्जिंग में मदद करता है, रूट बड़ी जल्दी निकलती है उनकी, यदि ऑक्सिजन को हम उसको सप्लाई करते हैं। प्रमोट फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है किसके अंदर, पाइनएप्पल अनानास के अंदर ज़्यादा ज़्यादा फ्लावर हैं वो आते हैं यदि ऑक्सिजन का ट्रीटमेंट किया जाए। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, मतलब ये बिना पकी स्टेज में जो फ्रूट हैं और पत्ते हैं उनको जड़ने से रोकता है। प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, बल्कि किनकी ज़्यादा ये एब्सिशन मतलब किनको ज़्यादा गिराता है, जो कि पुराने पत्ते हो चुके हैं, पुराने फ्रूट पक चुके फ्रूटों को ये गिराने का काम भी करता है। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी क्या क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट, तो सीडलेस फ्रूट को भी बढ़ाने के लिए हम ऑक्सिजन यूज कर सकते हैं, जैसे टोमेटो के अंदर सीड वगैरह नहीं पाई जाती यदि उसको पार्थिनोकार्पी से तैयार किया जाए। वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, तो इसकी खास बात क्या होती है, ये जो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, हर्ब्स वगैरह होती हैं, उनको उगने नहीं देता। जैसे जो 2,4-D है, एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, वो काफ़ी जगह यूज किया जाता है क्या करने के लिए, डाइकोटिलिडन वीड्स, कुछ खरपतवार होती हैं जो डाइकोटिलिडन फैमिली की होती हैं, जो एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं उनमें डाइकोटिलिडन प्लांट होते हैं, उनके परिवार की ही होती हैं वीड्स, तो उनको खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। डज नॉट इफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडन प्लांट्स, जो हम ज़्यादातर खेत में उगाते हैं जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का वगैरह हैं, ये सारे क्या है, मोनोकोटिलिडन प्लांट ही होते हैं। और यदि डाइकोटिलिडन जो घास वगैरह उग जाता है तो उनको खत्म करता है ऑक्सिन। यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय द गार्डन्स, जो गार्डन्स होते हैं, माली होते हैं, वो यदि घास फूस अलग टाइप का घास उग जाता है, वैसे घास ही होता है पार्कों में, और वो घास अलग होता है लेकिन कुछ अनवांटेड ग्रास भी उसमें उग जाता है, तो उस ग्रास को हटाने के लिए गार्डन्स को यूज करते हैं। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, साथ में क्या करता है ये, जाइलम के अलग अलग भाग बनाने में मदद करता है और साथ में सेल डिवीजन में भी मदद करता है। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब है एपिक्स रीजन के अंदर ही ग्रोथ का करवाना, और जो लेटरल साइड है उस ग्रोथ को थोड़ी देर के लिए रोक देना, तो ये प्रॉपर्टी भी ऑक्सिन के पास ही होती है। जैसे हमने कई जगह पे देखा है, यदि हम कुछ प्लांट की हाइट को गेन करवाना चाहते हैं, हाइट यदि कोई प्लांट है हाइट वाइज उसकी लेंथ चाहते हैं, तो हम उसकी टहनियों को काटते हुए चलते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि वो प्लांट एरिया वाइज ज़्यादा फैले, हाइट ज़्यादा गेन ना करे, तो उसकी उसमें हम क्या करते हैं, उसके जो टिप्स रीजन होता है, स्टेम का जो एपिकल रीजन होता है उसको काटते हैं। तो मतलब एपिकल रीजन को बढ़ाए जाना और जो लेटरल रीजन की ग्रोथ को रोकना ही एपिकल डोमिनेंस कहलाता है। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स डीकैपिटेशन यूजुअली रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, तो यदि हम शूट टिप्स को हटा देते हैं, जिसको डीकैपिटेशन बोलते हैं, कैप मतलब टोपी और उसको हटाना डीकैपिटेशन, यूजुअली रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, वही बात आ गई, इसमें साइड की टहनियाँ बढ़ जाती हैं। और इसको बहुत जगह पे यूज किया जाता है, जैसे टी प्लांटेशन होते हैं, चाय की बागान बागान होते हैं, या फिर जो हैज मेकिंग मतलब जो एक पार्कों में हमने देखा होगा ग्रीन कलर की जो मतलब पेड़ों की दीवारें से बनाते हुए चलते हैं, तो वो हैज होते हैं, और हैज मेकिंग के अंदर भी इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, उनके टिप वाले रीजन को हम काटते रहते हैं ताकि जो प्लांट है वो लंबी हाइट वगैरह गेन ना करें, और टी के अंदर भी यही किया जाता है, टी को भी ऊपर वाले रीजन को जो एपिकल रीजन है उसको हटाया जाता है ताकि जो टी के प्लांट है वो नीचे की हाइट में ही ग्रो करें, वो ज़्यादा हाइट कैच ना करें, क्योंकि उसके बाद हमने उनकी पत्तियां वगैरह भी तोड़नी होती हैं। और इसी तरीके से हैज मेकिंग की जाती है गार्डनर्स के द्वारा। उसके बाद है जीबरलिन, ये सेकंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं या रेगुलेटर्स हैं, अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटर, पीजीआर। प्रोमोटरी का मतलब ये ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। मोर देन 100 जीबरलिन, मतलब 100 से ज़्यादा जीबरलिन अभी तक खोजे जा चुके हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, और जिनको हम एक से लेके इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, GA1 GA2 GA3 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो GA3 है। फर्स्ट जिबरलिन ही ये डिस्कवर किया गया था, एंड रिमेन मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म, और इसी को ही आज तक सबसे ज़्यादा जो स्टडी इसी की गई है। इसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है प्लांट में। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज्ड टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्राफ्स,
ग्रेप्स स्टाक, जो ग्रेप्स की स्टाक होती हैं, डंडियाँ होती हैं जो अंगूर की, उनको बढ़ाने का काम करता है ये, मतलब लेंथ ऑफ एक्सिस, मतलब जो स्टेम वगैरह की लेंथ है वो बढ़ाने का काम करेगा। काज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट शेप, जो आम जो सेब जैसे फल होते हैं उनकी जो लेंथ है उसको बढ़ाता है ताकि उसकी जो शेप है वो अच्छी बने। डिले सेनिसेंस सो फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री लॉन्गर, तो ये मतलब सेनिसेंस का मतलब है ओल्ड एज को रोकता है, जिससे कि फ्रूट हैं वो लंबे टाइम तक पेड़ों पे छोड़ दिए जा सकते हैं, और जिससे उनका एक्सटेंडेड मार्केट पीरियड है, यदि वो पेड़ों पे ही लगे रहेंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होंगे और वो पकने में टाइम लेंगे, और जिसकी वजह से हम उनको मार्केट में लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं एक्सटेंड मार्केट पीरियड। स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, माल्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो कि जो सीड होते हैं, सीड को पहले भिगोया जाता है, अंकुरित करवाया जाएगा, अंकुरित करने के बाद उनको धूप में सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उनका पाउडर बनाया जाता है, और इस प्रोसेस को माल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो जो बेवरेजेज इंडस्ट्री होती है, बेवरिंग इंडस्ट्री, जो पेय पदार्थ वाली उद्योग होते हैं, जो अलग अलग पेय पदार्थ वगैरह बनाते हैं, अल्कोहल वगैरह, बेवरेजेज वगैरह, तो उनके अंदर माल्टिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम ये जिबरलिन है वो यूज करते हैं। Spraying a sugarcane crop with gibberellin increase length of stem, thus increasing the yield by as much as 20 tons per area। तो यदि हम स्प्रे कर देते हैं जिबरलिन का अर्ली स्टेज में, तो इससे क्या होता है, जो शुगर केन है वो अपनी हाइट है उसको बहुत ज़्यादा गेन कर लेता है, स्टेम लंबे बनेंगे उसमें, और हम प्रति एकड़ 20 टन की पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं जिबरलिन के द्वारा। स्प्रेइंग जैविनाइल कॉनिफर्स विद जीएस, जैविनाइल का मतलब है जैविनाइल स्टेज के अंदर यदि कॉनिफर्स के ऊपर हम इसका स्प्रे करते हैं तो उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हेस्टन का मतलब बढ़ना, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, जिसे क्या कर देते हैं वो जल्दी जल्दी सीड वगैरह बना सकते हैं, तो सीड प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है इसके द्वारा। प्रमोट्स बोल्टिंग, बोल्टिंग भी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले क्या है, जो इंटरनोड नोड्स के बीच वाले भाग को बढ़ाना ही बोल्टिंग बोलते हैं। तो बोल्टिंग और माल्टिंग जो प्रोसेस है पूछ लिए जाते हैं वो जिबरलिन के द्वारा ही बढ़ाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे बीट होता है, चुकंदर, कैबेज जो गोभी होती हैं, और मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट, रोजेट का मतलब जिनके अंदर जो पत्ते हैं वो रोज के फ्लावर जैसे लगते हैं, मतलब हेलिकल अरेंजमेंट में मिलेंगे, और उनके बीच में जो इंटरनोडल सेक्शन है वो कम होता है, और उस इंटरनोडल सेक्शन को बढ़ाने के लिए जिबरलिन यूज किया जाता है, उसी को बोल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइटोकाइनिन, स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, तो इस हार्मोन का जो ज़्यादा इफेक्ट है वो सेल डिवीजन के ऊपर पड़ता है, साइटोकाइनेसिस के ऊपर, और इसको काइनेटिन के रूप में खोजा गया था जो हमने डिस्कवरी में भी देखा है, और वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, एडेनिन की। एडेनिन जो हमने नाइट्रोजीनियस बेस डिस्कस किए हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, तो उन्हीं में ये एक प्यूरिन है, प्यूरिन पायरिमिडिन, दो फॉर्म डिस्कस की थी नाइट्रोजीनियस बेसिस की, उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्प्रम डीएनए एंड डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। तो इसकी खास बात क्या है, ये प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता है, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसको सबसे पहले कहाँ से खोजा गया था, ऑटोक्लेव्ड का मतलब एक ऑटोक्लेव प्रोसेस होती है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन की जाती है किसी भी मटेरियल की, हो सकता है वो लिविंग मटेरियल हो सकता है वो डेड मटेरियल हो, और न्यूट्रलाइज उसकी स्टेरिलाइजेशन की जाती है, जो उसको बैक्टीरिया से रहित किया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह को किल किया जाता है। हेरिंग एक जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसके स्पर्म से इसको निकाला गया था, उसके स्पर्म डीएनए से निकाला गया था इसको सबसे पहले, और ये प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंस आइसोलेटेड एज जिएटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क, तो साइटोकाइनिन जैसे ही सब्सटेंस हमने जिएटिन के रूप में निकाले हैं, जिएटिन नाम दिया है उनको, किससे, कॉर्न कर्नल होते हैं जो मक्के के बीज होते हैं, एंड कोकोनट मिल्क का मतलब है जो नारियल का पानी होता है उसमें से ये हमने इनको निकाला है। नेचुरल साइटोकाइनेसिस, cytokinin are synthesized in regions where rapid cell division occur in root apex developing shoot buds young fruits। तो जैसे ऑक्जिन देखा था, ऑक्जिन के आसपास ही पाए जाते हैं ये, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन में ही पाए जाते हैं, चाहे वो सूट बड्स का मतलब है सूट मतलब टहनियों के जो जहाँ से टहनियाँ निकलती हैं वो बड बनाने हो,
जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनके अंदर भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी मैच्योर होना होता है, तो उस रीजन में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं इनके? हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, नए पत्ते बनाने में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट को बढ़ाता है ये। लेटरल सूट ग्रोथ मतलब साइड में जो टहनियाँ हैं उनको बढ़ाता है। ये हम देख सकते हैं, जैसे एपिकल डोमिनेंस है उसका उल्टा है ये लेटरल डोमिनेंस है। तो एपिकल डोमिनेंस ऑक्जिन के द्वारा शो की गई थी, जबकि लेटरल सूट मतलब टहनियाँ बढ़ाने का काम साइटोकाइनिन करता है। एडवेंशियस सूट फॉर्मेशन, जो एडवेंशियस का मतलब है जो सहायता के लिए कुछ एक्स्ट्रा भाग, एरियल पार्ट का एक्स्ट्रा भाग वो बनाने का काम करता है। हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, तो वागी ना बात, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, ये दूर करता है। प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले लीफ सेंसेंस, तो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाता है, जिससे कि जो पत्ते हैं वो आसानी से, उनकी कंप्लीट ग्रोथ नहीं होती, जल्दी जल्दी मैच्योर नहीं होते। क्योंकि जल्दी जल्दी मैच्योर क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट ही नहीं है। यदि ये मोबिलाइज करवा देगा, जिसकी वजह से वो जल्दी मैच्योर नहीं होते हैं और वो आराम आराम से ग्रो करते हैं, तो इनका जो बुढ़ापा है, सेनेसेंस है, उसको ये डिले करता है, लेट कर लेता है। उसके बाद है इथाइलिन, जो लास्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहेगा, लास्ट नहीं फोर्थ है ये, इसके बाद एब्सिसिक एसिड भी रहेगा। तो एक गैसियस पीजीआर होता है, गैसियस फॉर्म में पैदा होता है, और किन टिश्यू के द्वारा ज़्यादा इसको पैदा किया जाता है? जो अंडरगोइंग सेनेसेंस, जिनके अंदर ज़्यादा मतलब मैच्योरिटी फेज आ जाती है, और राइपनिंग फ्रूट, पके हुए फ्रूट्स के द्वारा भी इसको पैदा किया जाता है। तो इन्फ्लुएंस देखते हैं, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस हैं, जिसमें हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग है। जो सीडलिंग होते हैं, यंग प्लांट होते हैं जो सीड से निकलते हैं, तो उनमें हॉरिजेंटल ग्रोथ का मतलब वो जो रूट वगैरह हैं, रूट में जो अलग अलग ब्रांच, उसकी जो लेटरल सेकेंडरी या टर्सरी रूट निकलती हैं, उनको ये एक्सटीज वाइज, मतलब एक तो वर्टिकल पोजीशन होती है और एक जो अर्थ साइड डायरेक्शन वाइज, उसको ये इंक्रीज करता है। स्वेलिंग ऑफ एक्सिज, जो स्टेम है या फिर जो सीडलिंग से जो भी एक डंडी सी निकलती है जिसे स्टेम बनता है, तो उसकी स्वेलिंग उसको फुलाता है। एपिकल हुक उसकी एक हुक जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। और डाइकोटर सीडलिंग मतलब जो छोटे सीड से जो भी एक प्लांट निकलता है, उसके अंदर एक्सिस उसको मोटा बनाएगा और उसकी जो एपिकल रीजन है उसको हुक जैसा बना लेता है। प्रोमोट सेनिसेंस, ये बुढ़ापे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है, मैच्योरिटी को बढ़ाता है, और साथ में एब्सिशन का मतलब गिराता है कि इनको प्लांट ऑर्गन्स जैसे कि जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको गिराने का काम भी करता है। हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने में ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये, इसलिए मार्केट में जो पाउडर यूज किया जाता है पाउडर फॉर्म में, वो हम देखेंगे वो एक इथाइलिन लिए होते हैं, तो जिसकी वजह से जो ग्रोथ है मतलब उसको बढ़ाया जाता है। उसके बाद एनहेंस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट की राइपनिंग होती है उसमें रेस्पिरेशन रेट है, जो ब्रीथिंग रेट है उसको बढ़ा देता है, जिसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कंडीशन भी बोलते हैं। मतलब रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना किसकी वजह से? इथाइलिन की वजह से, उसको रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कंडीशन बोला जाता है। इनिशिएट जर्मिनेशन ई पी नट्स, जो मूंगफली होती हैं उनके सीड को ये जल्दी जल्दी जर्मिनेट करवाता है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, स्प्राउटिंग का मतलब खिलना। पोटैटो की जो ट्यूबर होती हैं, जो टहनियाँ वगैरह होती हैं, जो पोटैटो से अलग अलग जो ट्यूब निकलती हैं, आई निकलती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाता है। प्रमोट रेपिड इंटरनोड पैटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं राइस के, चावल के दान के, जो बिल्कुल गहरे पानी में लगाए जाते हैं, तो उनके अंदर जो इंटरनोडल सेक्शन है उसको बढ़ाता है ये। या पैटियोल का मतलब है जैसे उनके अंदर जो लीफ बेस होता है वो फैला हुआ होता है, और उस लीफ बेस को ये बढ़ाता है ताकि जो लीफ हैं वो प्लांट्स जो वाटर से ऊपर आ जाए, जिसे क्या करता है, लीफ या अपर पार्ट ऑफ सूट टू रिमेन अबव वाटर, जिससे वाटर के ऊपर रहते हैं वो, और जिससे कि प्लांट की ग्रोथ है वो करवाई जा सकती है। प्रोमोट रूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, जो रूट हेयर होते हैं उनको बढ़ाता है, ताकि एब्जॉर्प्शन सरफेस है, पानी के एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन उसको बढ़ाया जा सके। यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, तो साथ में फ्लावरिंग को बढ़ाता है, फूल वगैरह हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे इसकी वजह से। सिंक्रोनाइजिंग का मतलब है एक जैसे एक टाइम पे सारे इवेंट करवाना। और ये फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, जो पाइनएप्पल का प्लांट, अनानास का प्लांट होता है, तो वो कंपाउंड फ्रूट होता है, क्योंकि जो पाइनएप्पल हम देखते हैं उसके ऊपर जो क्रॉस क्रॉस से बने होते हैं वो एक क्रॉस एक फूल होता है। और यदि वो फ्रूट होता है वो एक फ्रूट होता है जो एक क्रॉस होता है, और
वो सारे क्रॉस अलग अलग फ्रूट को दिखाते हैं। और यदि वो फ्रूट एक टाइम पे खिलेंगे या एक टाइम पे पैदा होंगे तो जो पाइनएप्पल की शेप है वो अच्छी खासी वो इम्प्रूव कर सकता है। इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो के अंदर फ्लावरिंग भी करवाता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज इथेफोन, इथेफोन के रूप में इसको यूज किया जाता है राइपनिंग वगैरह पर्पज के लिए। इथेफोन क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रीजली रिलीज इथीन इथाइलिन स्लोली। तो एक लिक्विड फॉर्म में हम स्प्रे करते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है, स्प्रे फॉर्म में भी हम यूज करते हैं पानी में भिगो के। और जिससे क्या होता है, प्लांट इसको आसानी से यूज कर सकता है और ये इसके अंदर जो इथाइलिन होता है वो ये आराम आराम से सिक्रीट करता रहता है। ये सब्सटेंस क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग को बढ़ा देता है। किसके अंदर? टोमेटो के अंदर और एप्पल मतलब जो सेब के अंदर। एक्सिलरेट एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वालनट। तो क्या करता है? ये फ्लावर्स वगैरह होते हैं जो फ्रूट वगैरह, उनकी एब्सिशन मतलब उनके गिरने की रेट को बढ़ा देता है। थिनिंग ऑफ कॉटन, कॉटन की जो थिनिंग का मतलब है जो उसके स्टेम वगैरह हैं या फिर उसके जो रेसे हैं पतले रहेंगे। और चेरी एंड वालनट, इनकी थिनिंग को भी बढ़ाता है। प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन ककम्बर, खीरे के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है। और देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड, और फीमेल फ्लावर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा सीड बनेंगे, तो इसलिए पैदावार को बढ़ाने का काम भी करता है। उसके बाद है लास्ट जो हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो है एब्सिसिक एसिड। तो इसको कैसे खोजा गया था? इसका जो रोल होता है वो एब्सिशन में और डोरमेंसी में देखा जाता है। एब्सिशन मतलब जब किसी भी प्लांट पार्ट को गिराना है तब ये पाया जाता है, और डोरमेंसी मतलब जो स्टंट ग्रोथ होती है, सस्पेंडेड ग्रोथ होती है सीड की, वो भी हम टॉपिक लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे ज़्यादा रोल इसका देखा जाता है। इफेक्ट क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे इसके? एक्ट एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनिबिटर, तो ग्रोथ को रोकने का काम करता है और प्लांट की जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है उनको इनिबिट करता है। इनिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को भी रोकता है, सीड को उगने नहीं देता। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो पांचों हार्मोन में एक स्ट्रेस हार्मोन पूछा जाता है, वो एब्सिसिक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही काम करता है, जैसे स्टोमेटा की क्लोजिंग करवा देगा। और इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, अलग अलग जब तनाव वाली कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, उस केस में ये तनाव को ज़्यादा से ज़्यादा सहन करने लायक प्लांट की बॉडी को बना देता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। मैचोरेशन मतलब उसको मैच्योर करने में, और डोरमेंसी का मतलब है जो सीड डोरमेंसी हमने देखा है, आगे भी स्टेप देख इसका कंप्लीट देखेंगे क्या होता है ये, तो उसमें रोल प्ले करता है। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी हेल्पिंग टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर अनफेवरेबल फैक्टर्स। तो सीड डोरमेंसी किस कंडीशन में देखी जाती है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। तो उस केस में डेसिकेशन प्रोसेस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, जो सीड से जो वाटर का लॉस है वो कम कर देता है, और जिसकी वजह से जो सीड है लंबे टाइम तक भी बचा रहता है, उसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल नहीं सूखता है। एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू GAS, जो जिबरलिन एसिड होते हैं, जिबरलिक एसिड, उनके एंटागोनिस्ट का मतलब है जब जिबरलिन काम नहीं करेगा तो ये एब्सिसिक एसिड काम करेगा, और जब एब्सिसिक एसिड काम करेगा तो एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, ये एक नहीं है तो दूसरा काम करता है। तो पूछ लिया जाता है कि जो जिबरलिक एसिड है उसका एंटागोनिस्ट कौन है? वो एब्सिसिक एसिड होता है। उसके बाद है कुछ जो प्रोसेस है वो डिस्कस करते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। तो ये क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे एंड नाइट। तो फोटो मतलब लाइट, पीरियडिज्म का मतलब है अलग अलग टाइम होना उसका। तो अलग अलग प्लांट अलग अलग लाइट के प्रति अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट रिक्वायर ए पीरियडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। तो लाइट की क्यों जरूरत होती है? प्लांट को फोटोसिंथेसिस तो करता ही है, साथ में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावरिंग को जो इंड्यूस किया जाता है वो लाइट की एक्सपोजर के ऊपर, उनका टाइम होता है एक्सपोजर का, कितने टाइम तक वो लाइट के अंदर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी बेस पे हम प्लांट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग टाइप उनके। जैसे लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं? ये वो प्लांट होते हैं जिनकी फ्लावरिंग के लिए उनको लंबे टाइम तक लाइट के अंदर एक्सपोजर करना पड़ता है, और ए वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन मतलब एक अच्छा खासा उनको टाइम देना पड़ता है लाइट के अंदर। शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मस्ट बी एक्सपोज्ड टू लाइट फॉर ए पीरियड लेस देन इट्स क्रिटिकल ड्यूरेशन। एक क्रिटिकल ड्यूरेशन ऐसी ड्यूरेशन होती है जो बिल्कुल एक महत्वपूर्ण ड्यूरेशन मतलब एक महत्वपूर्ण लेवल होता है, और उस लेवल से तो यदि उसको कम भी यदि लाइट मिलती है तो भी ये क्या कर सकते हैं?
फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लाइट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो कोई कोरिलेशन नहीं पाया जाता है एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावर रिस्पॉन्स। तो ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ज़्यादा यदि लाइट नहीं भी मिलती है तो ये नॉर्मल अपना क्या कर सकते हैं, फ्लावरिंग इनके अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। फ्लावरिंग डिपेंड नॉट ओनली ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट आल्सो दियर रिलेटिव ड्यूरेशन। तो इनमें जो लाइट है उस लाइट या डार्क कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि उनका जो ड्यूरेशन है वह कितनी देर डार्क कंडीशन है कितनी देर लाइट कंडीशन है उसके ऊपर भी फ्लावरिंग है वो डिपेंड करती हैं। सूट एपिक्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू फ्लावरिंग एपिक्स प्रायर टू फ्लावरिंग। तो हमको ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स, जो फ्लावर्स के अंदर जो फ्लावर को बढ़ाए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, तो ये मॉडिफाई सूट होता है, सूट से ही बनता है और इसका काम रिप्रोडक्शन का ही होता है, और उससे पहले एक बड के फॉर्म में निकलता है सूट से। हाइपोथेसिस, एक थ्योरी क्या कहती है, हार्मोनल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग माइग्रेट फ्रॉम लीव्स टू सूट एपिक्स। तो कुछ हार्मोनल सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्लावरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो फ्लावर पैदा करवाते हैं, और वो सूट एपिक्स से किन के अंदर आते हैं, जो लीव्स से सूट एपिक्स की तरफ जाते हैं। लीव्स के पास ही कुछ फ्लावरिंग हार्मोन वगैरह या केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको सूट एपिक्स का मतलब है सूट के ऊपरले भाग में जहाँ पे वो मेरिस्टेमेटिक रीजन रहता है उस भाग में भेजा जाता है और वो वहाँ पे फ्लावर बनाते हैं। फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग ओनली व्हेन प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड। तो ये फ्लावरिंग तभी प्रोड्यूस करते हैं जब प्लांट को एक नॉर्मल जो उसका इंडक्टिव फोटो पीरियड है उसमें उसको एक्सपोज किया जाता है। तो हम पिक से समझ सकते हैं, जैसे ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, तो यदि शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, यदि क्रिटिकल फोटो पीरियड से उनको कम लाइट मिलेगी तो वो फिर भी फ्लावरिंग कर देते हैं। जबकि जो क्रिटिकल फोटो पीरियड यहाँ पे ये लाइन शो कर रहे हैं, तो जो लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, यदि उनको एक्सपोजर दिया जाता है लंबे टाइम तक तो तभी वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये लाइन है, इस लाइन से ज़्यादा उनको क्या किया जाता है, जो लाइट के अंदर एक्सपोज किया जाता है। और डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं, जिनको हम कम लाइट दें उस टाइम भी फ्लावरिंग हो सकती है और ज़्यादा लाइट दें तब भी, तो उनके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसका। उसके बाद है वनरलाइजेशन। तो ये क्या होता है फिनोमिना, वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर फ्लावरिंग क्वांटिटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंड ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर का फैक्टर आ जाता है जिसके अंदर फ्लावरिंग के लिए टेम्परेचर का लो होना जरूरी हो जाता है। प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। तो इसमें जो फ्लावर बनने हैं तो वो लो टेम्परेचर के द्वारा इनिशिएट किए जाते हैं। प्रिवेंट प्रीसियस precocious reproductive development late in growing season and enables the plant to have sufficient time to reach maturity। तो ये जो ग्रोइंग सीजन होता है उसके लेट टाइम में, लेट वाली स्टेज में ही क्या करता है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है उसको करवाता है, ताकि जो प्लांट है उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है किसके लिए, मैच्योरिटी गेन करने के लिए। तो इसमें अर्ली मैच्योरिटी फ्लावर नहीं होते हैं, इसमें बिल्कुल पहले फ्लावर जो प्लांट है मैच्योर होएगा तभी वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है। टू काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ फूड प्लांट्स, जैसे वीट, बार्ले, राई, विंटर एंड स्प्रिंग वैरायटी, दो प्रकार की हम फूड प्लांट्स हैं उनको उगाते हैं। स्प्रिंग वैरायटी क्या होती है, प्लांटेड इन स्प्रिंग एंड ग्रो कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। तो ये क्या करते हैं, स्प्रिंग ऋतु में इनको, वसंत ऋतु में इनको उगाया जाता है, मतलब लगाया जाता है खेतों में, और उसके बाद इनके फ्लावर आ जाते हैं। लेकिन जो ग्रेन्स हैं, फ्लावर तो पहले ही आ जाते हैं लेकिन एक सस्पेंडेड ग्रोथ में चले जाते हैं जिसमें ये जो ग्रेन है वो ये ग्रोइंग सीजन के एंड में जाके पैदा करते हैं। उसके बाद है विंटर वैरायटी। विंटर वैरायटी में जो प्लांट हैं उनको स्प्रिंग में प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है, और नॉर्मली फेल टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन्स विद इन ए स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन। जो इनका फ्लावरिंग सीजन होता है उसमें ये ना तो अच्छे ढंग से फ्लावर प्रोड्यूस कर पाते हैं और ना ये ग्रेन है उनको पैदा कर पाते हैं, और जिसकी वजह से इनको जो ऑटोमन है पतझड़ ऋतु में उगाया जाता है, और उसमें क्या करते हैं, जर्मिनेट एंड ओवर विंटर, ये उग जाते हैं और पूरे विंटर में जो ये प्लांट है वो एक स्मॉल सीडलिंग के रूप में रहते हैं, इनकी ग्रोथ है रुक जाती है और अपनी जो ग्रोथ है उसको ये रिज्यूम मतलब दोबारा शुरू कर लेते हैं स्प्रिंग के अंदर, एंड आर हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड मिड समर। तो गर्मियों के जो मिड समर होते हैं, मतलब जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसके मध्य में इनको फिर हार्वेस्ट, इनको कटाई की जाती है। बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं, ये मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। मोनोकार्पिक मतलब एक ही
टाइम में ये फ्रूट्स वगैरह देते हैं, फ्लावर वगैरह एक ही टाइम, उनकी लाइफ स्पैन में एक ही टाइम फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और ये क्या करेंगे फिर अगले सीजन में इनकी डेथ हो जाती है। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे शुगर बीट है, जो शुगर बीट है, कैपेज है, कैरेट है, तो ये कॉमन बेनियल प्लांट्स में आ जाते हैं। सब्जेक्टिंग ग्रोइंग टू ए कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स ए सब्सिक्वेंट फोटोपीरियडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। तो यदि इनको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये क्या कर देते हैं, जो इनके अंदर फोटो पीरियडिक मूवमेंट है उसके साथ में यदि फोटो पीरियडिक मूवमेंट भी हो, लाइट भी दी जाए इनको, और साथ में कोल्ड ट्रीटमेंट यदि ठंडा भी किया जाए, तो इससे जो फ्लावरिंग रिस्पॉन्स है वो इनसे प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं जो जो टेम्परेचर है वो कैसे काम करता है फ्लावरिंग के टाइम। जैसे 23 डिग्री सेल्सियस है 2 वीक तक, उसके बाद वनरलाइजेशन आ जाती है 5 से -1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जब चला जाता है, और उसके बाद जो फ्लावरिंग है वो 23 डिग्री, जो जब इनको उगाया जाता है 2 वीक तक तो ये स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब सीडलिंग के रूप में निकल आते हैं। उसके बाद जो 15 दिन 20 दिन उस टाइम तक एक ऐसा जो कोल्ड कंडीशन होती है, उस केस में इनके पास कोई फ्लावरिंग नहीं रहेगी, जैसे कि ये सरसों का प्लांट दिखा रखे है मस्टर्ड का। और उसके बाद 35 दिन से आगे का जो टाइम रहेगा इनका, जब टेम्परेचर अच्छा चला जाता है तो 23 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में इनकी फ्लावरिंग आती है। तो जो ग्रोइंग सीजन का जो एंड हो जाता है उस केस में ही ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं। और फ्लावरिंग किसकी वजह से प्रोड्यूस की जाती है, इस वनरलाइजेशन इवेंट की वजह से। उसके बाद है सीड डोरमेंसी। सर्टेन सीड फेल टू जर्मिनेट इवन इन फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन। तो सीड डोरमेंसी क्या होती है, कई बार यदि हम फ्लावर इसको सीड को अच्छी खासी नॉर्मल कंडीशन भी दें तो उस केस में भी ये ग्रो नहीं कर पाता है, फेल करने में, मतलब जर्मिनेट करने में फेल हो जाता है। तो ये एक ऐसे पीरियड में चला जाता है जिसको डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं, और जिसको केवल एक्सटर्नल फैक्टर ही कंट्रोल नहीं करते, बल्कि कुछ अलग कारण भी होते हैं जिसकी वजह से सीड डोरमेंसी होती है। तो वो कारण क्या है, इनका जो सीड कोट होता है वो बड़ा मजबूत होता है, और इम्प्रीमिएबल का मतलब वो वाटर वगैरह को अंदर मूव नहीं करने देता, और अंदर से यदि कोई जो इम्ब्रियो है वो बाहर भी निकलना चाहे तो वो निकलता नहीं है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर सच एज एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड और पैरा एस्फोर्बिक एसिड। तो इन कई बार इन सब्सटेंस की वजह से, केमिकल इनहिबिटर हैं जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करके रखते हैं, इनकी वजह से भी जो सीड डोरमेंसी है वो शो की जाती है। इमैच्योर इम्ब्रियो, कई बार इनका जो इम्ब्रियो है वो ठीक ढंग से मैच्योर नहीं हो पाता है, और वो जब तक मैच्योर नहीं हो पाएगा तब तक ये सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं, चाहे आप इनको किसी भी प्रकार की फेवरेबल कंडीशन है वो दे दें चाहे। उसके बाद है जो सीड डोरमेंसी है उससे निपटने के लिए क्या क्या विधियां हम अपना सकते हैं। सीड कोट बैरियर ब्रोकन बाय मैकेनिकल एब्रेशंस यूजिंग नाइफ्स, सैंड पेपर एक्सेट्रा और विगरस शेकिंग। तो जो सीड कोट है, जिसके बोल रहे हैं कि ज़्यादा सीड कोट मजबूत होता है, तो उसको हम तोड़ सकते हैं मैकेनिकल एब्रेशंस का यूज करके। मैकेनिकल का मतलब जैसे चाकू से काट के, सैंड पेपर क्या होता है जो कि जो जंग वगैरह उतारने के लिए यूज किया जाता है, लोहे के ऊपर जो जंग लग जाती है, या फिर उनको विगरस का मतलब बहुत तेज सेकिंग करके भी हम उसका जो सैंड पेपर है, वो जो सीड कोट है वो हटा सकते हैं। नेचर के अंदर जो ये एब्रेशंस हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, या तो माइक्रोबियल एक्शन होता है, जैसे इनके सीड कोट के ऊपर जो अलग अलग माइक्रोब्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे सीड कोट को जैसे ही हटाएंगे तो मिट्टी के साथ जैसे ही जो उसके अंदर वाला इम्ब्रियो है वो मिट्टी के टच में आएगा तो ग्रो करना शुरू हो जाता है। या फिर जैसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स या फिर एनिमल्स जब इन सीड को खाते हैं तो जब पेट के अंदर जाता है, ये गट के अंदर जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, तो एसिड हैं वो सीड कोट को ख़त्म कर देते हैं, और जैसे ही जो एम्ब्रियो है वो उनके जो एन से बाहर निकलता है तो उसी टाइम वो जहाँ भी गिरेगा वहाँ से ग्रोथ कर लेता है। जैसे हमने देखा है जो पीपल वगैरह के पेड़ हैं, कई बार जो ये दीवारों पे उग जाते हैं, तो दीवारों पे किस चीज़ की वजह से है, जो कि एक्सक्रीटा होता है बर्ड्स का, उसमें ये सीड हैं वो रहते हैं, और वो जहाँ पे भी एक्सक्रीटा वगैरह फेंकेंगे, जहाँ भी एक्सक्रीटा वगैरह छोड़ेंगे, तो वहाँ पे वो जो प्लांट है वो उगते रहते हैं। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड्स टू चिलिंग कंडीशन। तो जो इनहिबिटरी सब्सटेंस है उनको कम किस बेस पे हम कर सकते हैं, यदि सीड को हम चिल्ड कर दें, बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर पे उनको रखें, और बाय यूजिंग जिबरलिक एसिड एंड नाइट्रेट। और यदि जिबरलिक एसिड का ट्रीटमेंट करवाएं या फिर नाइट्रेट उनके अंदर मिक्स करें, तो उससे भी जो हम सीड डोरमेंसी उसको दूर कर सकते हैं। चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन,
बदलते हुए वातावरण की कंडीशंस हैं, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, तो ये भी कुछ ऐसी मेथड होती हैं जो कि सीड डोरमेंसी को हम दूर कर सकते हैं। मतलब ये लाइट और टेम्परेचर है उनको बदल बदल के यूज किया जाता है, और जिससे जो सीड डोरमेंसी है उससे हम निपटा सकते हैं, मतलब उसको दूर कर सकते हैं।